व्यावसायिक पर्यावरण का रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। हमारे व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम और व्यवसाय उद्योगों पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव, ये 2 टॉपिक्स रह गए अपने रिवाइज किए बिना। तो व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम के बारे में डिस्कस करते हैं अब। हमने रिवाइज किया था व्यावसायिक पर्यावरण के कितने आयाम हैं? 5। कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, विधिक और तकनीकी। ठीक है, एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्थिक पर्यावरण, इसमें क्या क्या सम्मिलित है? आर्थिक मतलब समथिंग विच एवर इज रिलेटेड टू मनी, जिसका भी संबंध मुद्रा से है। क्या क्या हम इसमें याद कर सकते हैं? ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, शेयर बाजार सूचकांक जिसको कि हम सेंसेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, व्यय योग्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, हमने इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग जब करते हैं वहाँ पर पढ़ा होगा ज़रूर, और रुपए का मूल्य। ये सारी चीज़ें जो है हमारे आर्थिक वातावरण में आती हैं। याद कर लो, इसको रिपीट करेंगे। ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, रुपए का मूल्य, शेयर बाजार सूचकांक और व्यय योग्य आय। सामाजिक वातावरण में क्या आता है? हमारी सामाजिक शक्तियाँ। कौन कौन सी सामाजिक शक्तियाँ? हमारे रीति रिवाज, जैसे कि हमारे त्योहार। हमारे मूल्य, मूल्य क्या होता है? वे अवधारणाएं जिन्हें समाज सम्मान की दृष्टि से देखता है। सामाजिक बदलाव, सामाजिक बदलाव कैसे? जैसे कि महिलाओं की आजकल कमाने में पुरुषों के साथ भागीदारी हो रही है, तो ये सामाजिक बदलाव है। या पुरुष भी महिलाओं के साथ घर में उनका काम में उनका हाथ बंटवा रहे हैं, तो ये सामाजिक बदलाव है। जीवन से आकांक्षाएं या अपेक्षाएं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल फ्रॉम द लाइफ। और उपभोग की आदतें, हम अब कंज्यूमिंग हैबिट्स हमारी चेंज हो रही हैं, हम ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो ये सामाजिक आयाम में आता है। परिवार का ढांचा, परिवार के ढांचे से हमारा क्या मतलब है? जैसे कि पहले अगर जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, संयुक्त हिंदू परिवार होते थे, अब अगर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, एकल परिवार हैं, तो लोग किस तरह के घर, किस तरह के सामान पसंद करते हैं, वो सब चीज़ें बदलाव में आती हैं, सामाजिक बदलाव में। याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, राजनैतिक आयाम, क्या क्या आएगा इसमें हमारा? देश में शांति, देश में स्थिरता, सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण, किसी भी व्यवसायिक संगठन के प्रति सरकार का क्या रुख है, सरकार उसके फेवर में है, सरकार उसके अगेंस्ट है, सब चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं व्यवसायिक पर्यावरण पर। फिर देश का संविधान, याद रखना हमारे देश का जो संविधान है वो राजनीतिक वातावरण में आता है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक दलों की विचारधारा, जो भी राजनीतिक दल है, फॉर एग्जांपल अगर वो हिंदू धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, या वो अगर मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, या उनकी क्या विचारधारा है, वो किस उद्योगों की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, इन सब चीज़ों को हम राजनीतिक आयाम में डाल सकते हैं। और जिस दल की सरकार है उसकी क्या विचारधारा है, जो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में है, वो क्या सोचती है, उसकी क्या विचारधारा है। दोबारा से रिपीट करेंगे राजनीतिक आयाम में। देश में शांति, देश में स्थिरता, सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण, देश का संविधान, वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक दलों की विचारधारा, और जिस दल की सरकार है उसकी विचारधारा। चौथा आयाम हमारा विधिक या कानूनी पर्यावरण, इसको हमने कैसे याद रखना है? ये 4 नाम हमें याद रखने हैं: विधेयक, आदेश, फैसले, निर्णय। दोबारा से रिपीट करेंगे साथ में। विधेयक, आदेश, फैसले, निर्णय। अब विधेयक क्या? सरकार द्वारा पारित विधेयक, अधिकारियों द्वारा जारी आदेश, न्यायालयों के फैसले और विभिन्न एजेंसियों के निर्णय। फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट अभी आदेश दे देता है कि जो भी कोविड टेस्टिंग हो रही है वो सबको मुफ्त होनी चाहिए, तो ये हमारा कौन सा आयाम आ जाएगा? विधिक पर्यावरण, क्योंकि ये न्यायालय का फैसला है। कोई अधिकारी अगर आदेश देता है कि यहाँ पर जो शादियाँ होंगी उसमें 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो वो आदेश है, इसलिए कौन सा आयाम है वो? विधिक पर्यावरण। सरकार कोई विधेयक पास कर लेता है तो वो कौन सा आयाम है? विधिक पर्यावरण है, कानूनी पर्यावरण। तो 4 वर्ड याद रखने हैं: विधेयक, आदेश, फैसले और निर्णय। किसका विधेयक? सरकार द्वारा पारित। किसके आदेश? अधिकारियों के। किसके फैसले? न्यायालयों के। और किसके निर्णय? अलग अलग एजेंसियों के निर्णय। लास्ट आयाम के बारे में रिवाइज करते हैं। तकनीकी पर्यावरण, कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, कोई तकनीक में नया चेंज आ रहा है, जैसे कि नई वैज्ञानिक विधियां, नई शक्तियां, उत्पादन के नए तरीके। फॉर एग्जांपल कोविड टेस्टिंग किट कोई इस तरीके से आ जाए कि हर व्यक्ति अपने घर में रख सके और उसको हाथों हाथ चेक कर सके कि उसको कोविड है कि नहीं है, तो वो तकनीकी आयाम का हिस्सा होगा, कोई नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा। देन ई बिजनेस, ई क्लासरूम्स, ई वॉलेट, ई टिकटिंग, ये सारे के सारे जो है तकनीकी पर्यावरण के उदाहरण, यानी कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज, कोई भी नया बदलाव हमारा
तकनीकी आयाम में आता है। तो कितने आयाम हैं व्यावसायिक पर्यावरण के? 5, और ये सारे याद करने हैं। अगला टॉपिक रिवाइज करते हैं। क्या टॉपिक था हमारा? व्यवसाय या उद्योगों पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहली बात है सरकारी नीतियों में परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण क्या क्या बदलाव आए हैं जिसने व्यवसायिक संगठनों को प्रभावित किया है। जब उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, इसकी वजह से बैंक, बीमा, एयरलाइंस, दूरसंचार, हमने इसमें कहा कि बाहर के लोग भी आकर, बाहर की कंपनीज भी आकर यहाँ पर काम कर सकती हैं। अगर बाहर की कंपनीज यहाँ पर आकर काम करें तो उस वजह से क्या हुआ? प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। तो हम क्या कह सकते हैं? उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण और लाइसेंसिंग नियम में परिवर्तन के कारण विदेशी फर्में आ गई। जब विदेशी फर्म आ गए, ज़्यादा लोग आ गए, ज़्यादा प्रतियोगी आ गए, तो प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है। और प्रतियोगिता में वृद्धि होने का हमेशा उपभोक्ता को फायदा होता है। सेकंड चेंज, अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक। पहले अगर हमारे पड़ोस में एक ही दुकान थी तो हम उस एक ही दुकान से अपेक्षा रखते थे कि वो हमें क्या सामान देगा और उसी सामान को हम एक्सेप्ट करते थे। लेकिन यदि हमारे पास एक से ज़्यादा दुकानदार उपलब्ध हैं और हमें एक दुकानदार की सेवा पसंद नहीं आती है तो हम दूसरे दुकानदार के पास जा सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रतियोगिता बढ़ती है, जैसे जैसे विक्रेताओं की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे ग्राहकों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि प्रतियोगिता का सामना करने के लिए और टिके रहने के लिए व्यावसायिक संगठनों को कैसे ना कैसे करके ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही पड़ता है। तीसरा चेंज, तकनीकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन होता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रतियोगिता बढ़ रही है तो बाजार में टिके रहने के लिए हमें भी नए नए तरीकों को अपनाना पड़ता है। हमें मतलब व्यावसायिक संगठन को नए नए तरीकों को अपनाना पड़ता है। तो 3 चेंजेस हमने पढ़े, प्रतियोगिता में वृद्धि, अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक, तकनीकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन। चौथा चेंज, परिवर्तन की आवश्यकता। अब इसमें परिवर्तन की आवश्यकता का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी में हमने चेंज कर लिया। उस टेक्नोलॉजी का सामना करने के लिए, वहाँ पर टिके रहने के लिए हर किसी को चेंज करने की आवश्यकता है, हर किसी को अपने आप में बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके अलावा 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके बाद में हर किसी को, चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो, चाहे उस संगठन में काम करने वाले कर्मचारी हों, सभी को अपने में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता। क्यों मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता? क्योंकि हमने कहा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बदल रहा है, हर चीज़ चेंज हो रही है, व्यावसायिक संगठनों में बदलाव आ रहा है। तो इस वजह से इन सब बदलावों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग बढ़ गई। क्यों बढ़ गई प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग? क्योंकि ये परिवर्तन आए, प्लस ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ गई। 3 कारण, प्रतियोगिता बढ़ी, ग्राहकों की अपेक्षा बढ़ी, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टोटल परिवर्तन आया। इसलिए मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग उन संगठनों में काम कर रहे थे, उनको भी अपने में विकास करने की आवश्यकता हो गई। 2 पॉइंट्स और हैं, फटाफट पहले 5 पॉइंट्स देखें क्या क्या। प्रतियोगिता में वृद्धि, अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक, तकनीकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन, परिवर्तन की आवश्यकता, मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता। वीडियो को पॉज करके देखो इन 5 में से कितने पॉइंट्स याद आए हैं? 6 पॉइंट। ये मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता को ही थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखा है। तो चाहे तो वीडियो को पॉज करके, अगर आपने ना लिखा हो पिछली वीडियो में जब शेयर किया था, तो दोबारा लिख सकते हैं कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना क्यों ज़रूरी हो गया है। क्योंकि ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, प्रतियोगिता बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ गया है। और लास्ट पॉइंट है बाजार अभिविन्यास, मार्केट रिसर्च, मार्केट सर्वे, मार्केट को एक्सप्लोर करना ज़रूरी हो गया है। क्या मतलब है बाजार अभिविन्यास का? क्योंकि प्रतियोगिता बढ़ गई है और अगर हम बाजार में टिके रहना चाहते हैं तो हमें ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे ग्राहक को क्या चाहिए, और ग्राहक को क्या चाहिए यानी कि विपणन की अवधारणा, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें बाजार अभिविन्यास करना ज़रूरी होता है। आपको याद है हमने विपणन वाले चैप्टर में करा था, विपणन के कार्य में सबसे पहला पॉइंट क्या था? बाजार अभिविन्यास, बाजार का सर्वे करना, रिसर्च करना। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ग्राहकों की आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा करें तो हमें बाजार का अभिविन्यास, मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं हमारे, याद करने हैं। अब वीडियो को पॉज करो, देखो आपको इनमें से कितने पॉइंट्स याद आते हैं, अच्छे से समझ आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, नियोजन वाला। और जो ओरिजिनल वीडियोस हैं जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऐड कर दी हैं, तो वहाँ से देख सकते हो। लास्ट में जो क्विज़ है वो ज़रूर करना, तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।